हेलो स्टूडेंट, आप सभी को रैंकर्स कैंपस शशि कुमार 152 के इस लेटेस्ट लाइव स्टूडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम की काफ़ी नज़दीकी आ गई है, तो इसके लिए मैं आप सभी को सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी होता है, भूगोल जिसको कहते हैं, उसका सबसे पहला अध्याय संसाधन एवं विकास को लेकर के मैं आया हूं। और इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको आप बारीकी से अध्ययन कीजिए और चैप्टर एंड होने के पश्चात आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा और इसमें रेगुलरिटी आपको बना करके रखनी है। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल में। सबसे पहला संसाधन। संसाधन बच्चों, आप सभी सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे साइकिल, कॉपी, मोटरसाइकिल, वस्त्र, जितना भी वस्तु आप यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वे सभी संसाधन कहलाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भूमि, जहां पर हम खेती करते हैं, मृदा यानी मिट्टी, जिसकी आवश्यकता हमें बहुत सारी कार्यों में होती है, जल, जल है तो हम है, यानी कि जल तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। खनिज लवण, खनिज लवण भी ये संसाधन का ही एग्जाम्पल है। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, ऐसा एक प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन है। यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं, ऐसा किसका कथन है। तो आपको जवाब देना है जिम्मरमैन। क्या जवाब देना है? जिम्मरमैन। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब मैं अगला पॉइंट पर चलता हूं, संसाधन के प्रकार। संसाधन को वैसे कहा जाए तो मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। क्या? पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अब हम चलेंगे प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या चीज, प्राकृतिक संसाधन हम कहते किसको हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हम जितने भी वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे मिट्टी हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, ये सभी हम मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता, इन सभी को जो है प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है और उस प्रकृति से हम इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मानव निर्मित संसाधन। क्या? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मनुष्य के द्वारा जो संसाधन बनाया जाता है उस संसाधन को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन है क्या? हम आप लोग जो वस्त्र पहनते हैं, कलम से जो कॉपी में लिखते हैं, कॉपी हुआ, कलम हुआ, घर हुआ, सड़क हुआ, ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। साइकिल पर चढ़ करके हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, मोटरसाइकिल, बस इत्यादि, ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और मनुष्य के द्वारा जो भी संसाधन उपयोग करने के लिए जो भी संसाधन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा,
ठंड का मौसम आया तो हीटर, हाँ, पंखा के अलावे गर्मी के मौसम में हम लोग कूलर या एसी का भी उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बस ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इन सभी को हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। भाई अब प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया वो कई आधारों पर किया गया। हम बारीकी से नजर देते हैं, देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। प्राकृतिक संसाधन को जो दो भागों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। क्या? एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। भाई अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन का जो परिभाषा होता है वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु ये सभी आते हैं, उस संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। जैव संसाधन के अंतर्गत आपसे उदाहरण पूछे तो आपको अभी अभी बताया गया है कि जो भी जीवित चीज है, पेड़ पौधा, जलीय जीव, जंगलों में रहने वाला जानवर, मनुष्य, ये सभी जैव संसाधन का उदाहरण है। दूसरा अजैव संसाधन। दूसरा अजैव संसाधन वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु का अर्थ आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो जीव सांस नहीं लेता, जिस जीव में वृद्धि नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे? निर्जीव। तो निर्जीव वस्तु जो भी होगा उसको हम अजैव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे में खनिज हुआ, धातु हुआ, चट्टान हुआ। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये चित्र क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज। खनिज पदार्थ का ये चित्र है। आप लोग अच्छी तरह से बारीकी से देख लीजिए कि खनिज कैसा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है चट्टान। क्या है? चट्टान। इसको हम क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। ये इसी तरह से। और ये जो चट्टान है, ये चट्टान आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आप लोग पिछली कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि चट्टान, जब चट्टान पर वायु, वर्षा, धूप इत्यादि का जब प्रभाव पड़ता है तो ये चट्टान धीरे धीरे आपस में टकरा करके टूटते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, तब जाकर के मिट्टी बनता है। आप लोगों को पता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए अजैव संसाधन क्या है? ये खनिज है, ये चट्टान है। और धातु की बात करें तो धातु तो आप लोग देखते ही हैं। अगर नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यूज तो करते हैं लेकिन पता नहीं रहता उसको कि भाई ये है क्या चीज। तो हम लोग अपने घरों में जो बर्तन यानी कि टोकनी जिसको कहते हैं, बर्तन का उपयोग जो करते हैं वो सभी धातु का ही बना होता है। धातु आप लोग देखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर धातु का चित्र नहीं दिया गया है। आगे हम चलते हैं उपयोगिता के आधार पर। किस आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। अगर हम बात करें उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। भाई नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय यानी कि फिर से दोबारा प्राप्त करना,
यानी कि वैसा संसाधन जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, उस संसाधन को हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ये देखिए आगे वाले पॉइंट में, नवीकरणीय संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन इत्यादि ये सभी आते हैं। भाई पवन ऊर्जा है क्या चीज? पवन ऊर्जा के बारे में देख लीजिए आप लोग, सौर ऊर्जा के बारे में भी देख लीजिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये पंखी है। क्या है? पंखी। और इस पर जब तीव्र गति से हवा आती है तो उस हवा के झोंके से ये जो पंखी है, ये पंखी घूर्णन करने लगता है और इसके पीछे बेल्ट लगा हुआ रहता है। इस बेल्ट के सहायता से नीचे यहाँ पर मोटर लगाया जाता है और बहुत तीव्र गति से घूमने के बाद यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ रहता है, मोटर नहीं एक्चुअली में वो डायनेमो होता है। क्या होता है? डायनेमो। जो यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करे उसको डायनेमो कहेंगे। तो ये डायनेमो जो है चक्रण करने लगता है, अर्थात घूमने लगता है, उसके बाद हम बिजली प्राप्त करते हैं इससे। तो ये देखिए, ये पवन ऊर्जा का चित्र है। किसका चित्र है? पवन ऊर्जा का चित्र है। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये सौर ऊर्जा। अरे भाई इसको तो आप लोग अपने घर में भी लगाते होंगे। क्या आप लोग अपने घर में भी लगाते होंगे? एक दो सोलर प्लेट खरीद लिए और उसका कनेक्शन बैटरी से कर दिए, उसके बाद एक इन्वर्टर रखते हैं। जब बिजली चली जाती है तब हम आराम से बल्ब जलाते हैं। तो यही है सौर ऊर्जा। तो भाई इसमें हमको किसी भी चीज की हानि नहीं होती है। एक बार हम ले आए और सूर्य का प्रकाश तो प्रत्येक दिन आता है। अब उस सूर्य के प्रकाश से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। वह ऊर्जा जो है बैटरी में संचित रहता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा यानी कि जल के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा तैयार किया जाता है वही होता है जल विद्युत ऊर्जा। अब देखिए कि जल विद्युत ऊर्जा का ये चित्र है, जल विद्युत ऊर्जा का। देखिए इधर ऐसे करके बहुत बड़ा, बहुत अधिक ऊंचाई तक बांध बना दिया जाता है। इसके ठीक पीछे पानी को स्टॉक करके रखा जाता है, रोक करके रखा जाता है। और ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा भाग है, ये छोटा छोटा छिद्र है। इधर पानी बहुत ही अधिक रहने के कारण इधर ज्यादा तीव्र गति से धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। और इसके ठीक नीचे पंखी लगी हुई रहती है, बहुत बड़ा बड़ा पंखी, जिसको हम टारबाइन पंखा कहते हैं। क्या कहते हैं? टारबाइन पंखा। ये बार बार, अब जैसे मान लीजिए कि ये है और ऊपर से पानी बहुत स्पीड में ऐसे करके इस पर गिरेगा, तो भाई इस पर गिरेगा तो इसको नीचे ना धकेलेगा। अब नीचे ऐसे करके धकला कि फिर दोबारा दूसरा पंख आ गया, फिर ऐसे करके भाग जाता है। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और इसका कनेक्शन डायनेमो से रहता है। और वो डायनेमो में लगातार मात्रा में जो है घूर्णन के कारण बिजली उत्पन्न हो जाती है। और इसका उपयोग जो है हम लोग बहुत सारे अन्य कार्यों में करते हैं बिजली का। तो इस प्रकार जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। क्योंकि इसकी हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, पुनः पूर्ति करने योग्य है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसके बाद अगला हम चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन की ओर। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, अर्थात जो इस प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हो, उसी को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो ये खनिज हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सभी हम धरती के नीचे से प्राप्त करते हैं। और धरती के नीचे
ये सभी पदार्थ सीमित मात्रा में है। किस मात्रा में है? सीमित मात्रा में है। देखिए खनिज संसाधन, खनिज का तो आप लोग अच्छी तरह से देख भी किए। ये कोयला देखने में भी काला है, क से कोयला, क से काला, ये क्या है? कोयला है। और पेट्रोलियम पदार्थ को तो आप लोग देखते ही हैं। पेट्रोलियम पदार्थ को जब रिफाइन किया जाता है तो रिफाइन करने के बाद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्रणोद, दिस दैट बहुत सारी चीज निकालते हैं। तो पेट्रोलियम हो गया। अब हम आगे चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। कौन कौन? अगर आपसे पूछ दे, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कैसे स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा सामने में और आपको याद है तो आप आसानी से बोल सकते हैं कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? तो ये आपको अभी अभी दिखाई पड़ रहा होगा। व्यक्तिगत संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। अब हम चलते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहा जाता है? क्या? व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अंदर या उसके क्षेत्र में रहता है, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर हुआ, जमीन हुआ, तालाब हुआ। कौन चीज? घर, जमीन, तालाब। जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर पर अधिकार जो है आपके जो पूर्वज है, पिताजी हैं या दादाजी हैं, उन्हीं का ना होगा कि दूसरा आदमी का अधिकार होगा आपके घर पर? ऐसा नहीं होता। वो जो किसी खास व्यक्ति के अंदर या उसके क्षेत्र में हो। अब कोई जमींदार है, कहता है फलम्मा को इतना बीघा जमीन है। अब ऐसा तो नहीं है कि उस जमीन पर अधिकार कोई दूसरा भी कर लेगा, नहीं। वो उस खास व्यक्ति का जो है संपत्ति है, इसलिए उसके अंदर आता है। वो अपने अनुसार जिसको दान में देना चाहेगा दान में दे सकता है, लेकिन वो उस पर उसी का अधिकार रहेगा। अगर हम जमीन की बात करें तो वो जमीन भी हो गया। तालाब, अब जैसे मान लीजिए कि गांव में तालाब है और उस तालाब पर जो है अधिकार वहां के क्षेत्र में सेक्रेटरी नियोजित किया जाता है। उस सेक्रेटरी के अंतर्गत जो है तालाब होता है और वह सेक्रेटरी जो है अपने आदमी को हो या जैसे भी हो वो उसको जो है हैंड ओवर कर देता है और वह अपने अकॉर्डिंग उसमें चाहे मछली पालन करना हो चाहे जो भी करना हो वो कार्य करता है। तो वो भी तो किसी खास व्यक्ति के अंदर में रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। देखिए ये जमीन जहां पर हम आप लोग क्या करते हैं? खेलते भी हैं, कृषि कार्य भी करते हैं, बहुत सारा कार्य, जमीन है तो बहुत सारा कार्य करेंगे। उसके बाद ये तालाब, देखिए इस तालाब में मछली पालन करके और तो जो मछली पालन करता है वह आसपास जो है आदमी को भी नियुक्त कर देता है ताकि इसका देखरेख करे और इस पर उसी का अधिकार रहता है जिसका ये तालाब है। ठीक है, तो हम अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगला पॉइंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। वैसा संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आते हैं उस संसाधन को उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको नहीं लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
वैसा संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आते हैं उसको क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण की तो समुद्री क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। तो भाई समुद्री क्षेत्र में कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि समुद्री क्षेत्र का जो तट वाला भाग होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तट है, ठीक, तट से 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़ करके उसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र पर जो है किसी भी देश का जो है अधिकार नहीं होता, वह अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आया। अंतरराष्ट्रीय संस्था इससे बाहर का के जो क्षेत्र होते हैं इस क्षेत्र की देखभाल करेंगे। क्या समझ गए? तो हम अब अगला पॉइंट पर चलते हैं, सामुदायिक संसाधन। कौन सा, सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अंतर्गत होता है या आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। थोड़ा बाबू यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सामुदायिक संसाधन तो आप समझ ही गए होंगे कि सामुदायिक संसाधन कहते किसको है, वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अंतर्गत आता है उसको हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी खास वैसा संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत इसका जो उदाहरण होगा सड़क हो जाएगा, पंचायत भवन हो जाएगा। पंचायत भवन आप लोग जानते ही होंगे, जहां पर मुखिया जी के द्वारा जो है झंडोत्तोलन किया जाता है। वहां पर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता तक जो है यहाँ पर उत्सव मनाने के लिए आते हैं। कोई भी सामूहिक कार्य होता है तो उसका बैठक करने के लिए जो है पंचायत भवन में ही बुलाया जाता है। और सड़क, ये आप देख रहे हैं सड़क, इस सड़क पर जो है जिस पर हम लोग चलते हैं यह किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब हम आगे चलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। आपको कुछ क्षण पहले समुद्री क्षेत्र के बारे में बताया गया था कि समुद्री तट से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसको छोड़ करके उसके बाद वाला क्षेत्र को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। अब ये जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है वह किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है, वही जो बताए थे समुद्री तट से लेकर 200 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, विकास के स्तर पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, यानी कि अब हम आगे बात करेंगे विकास के स्तर पर जो है प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें विकास के स्तर पर, तो प्राकृतिक संसाधन को विकास के स्तर पर
चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। तो चलिए बाबू, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, डिलीट हो गया था, इसलिए दोबारा लाने में थोड़ा समय लग गया। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बारे में आप लोग समझ ही गए हैं कि किसी देश की जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है, वहां से 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है, उस वहां तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद विकास के स्तर पर जो है प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। अब हम आगे बात करें तो संभाव्य संसाधन की, तो संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित रहता है, सब जगह नहीं, किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित रहता है, उस संसाधन को हम क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। हाँ, विशेष क्षेत्र में उपस्थित रहता है और जिसे उपयोग में लाने की संभावना भी बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा संसाधन जिसका हम भविष्य में, आने वाले भविष्य में उपयोग में ला सकते हैं, उस संसाधन को क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है, वह हिमालय क्षेत्र का खनिज राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन तथा सौर ऊर्जा उत्पादन की जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं हैं, लेकिन सही मायने में अभी तक इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाए। वहां पर लगाया जा सकता है, ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो अभी तक वहां पर जो है पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हो पाया है। हिमालय क्षेत्र का खनिज आने वाले भविष्य में, हिमालय के नीचे जो खनिज है, वह खनिज आने वाले भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। यानी कि जो आने वाले भविष्य में जिस संसाधन का उपयोग होने वाला होगा, उसी संसाधन को क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। अगला पॉइंट हम चलते हैं, विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। ये विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका होता है, उस संसाधन को हम क्या कहेंगे? उस संसाधन को हम क्या कहेंगे बाबू? विकसित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए झारखंड की अगर बात करें, तो झारखंड में जहां पर अभ्रक कोयला का उत्पादन हो रहा है, उस जगह पर पता लगाने के लिए, पहले जिस समय में वहां पर उत्पादन नहीं होता था, पहले उसका क्या किया गया? पता लगाया गया, सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर कितना मात्रा में भंडार उपस्थित है, और उसके बाद इस प्रकार से जांच पड़ताल करने के बाद तब वहां पर जो है खोदना शुरू किया गया और वहां से उत्पादन शुरू किया गया। तब ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जमीन के नीचे से हम प्राप्त कर लिए कोयला को या अभ्रक को या जो भी पदार्थ है, जमीन के नीचे से प्राप्त किया, भाई उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सुलभ साधन भी होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रेन हो या ट्रक हो या जिस माध्यम से भी हो, वो सभी तकनीक का उपयोग करते हुए तब हम जो उत्पादन करते हैं, यही विकसित संसाधन का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद अगर यदि हम बात करें भंडार संसाधन की,
कौन सा संसाधन? भंडार संसाधन। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित हो और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो, उसे हम क्या कहेंगे? भंडार संसाधन कहेंगे। जैसे कि जल। जल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक उपयोगी है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो प्रकृति में खास करके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है, 78%। और ये नाइट्रोजन जो है प्रायः पेड़ पौधों की विकास के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। तो इसका जो मान लीजिए ये वायुमंडल में उपस्थित रहता है, लेकिन भाई पेड़ पौधों में हम कैसे प्राप्त करवाएंगे? तो आप लोग देखे होंगे मूंग का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में कुछ गांठ, उसकी टहनियों में कुछ गांठ होता है और उस गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित रहता है और वही राइजोबियम नामक जीवाणु इस नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींच करके लाता है और जमीन में डाल देता है। और वैसे हम लोग क्या करते हैं? कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं और उसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये सभी नाइट्रोजन हुआ, जल हुआ, ये सभी किसका उदाहरण है? भंडार संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, संचित कोश संसाधन। आगे हम चलेंगे संचित कोश संसाधन। वैसा संसाधन जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर, वैसा संसाधन जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? संचित कोश संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे में जल हुआ, उसके बाद जल विद्युत उत्पादन, उसके बाद पवन ऊर्जा उत्पादन, ये सभी संचित कोश संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पवन यानी हवा बहुत तीव्र गति से जो है 24 घंटा में 18 घंटा तक बहुत तीव्र गति से हवा बह रही होती है, तो उस स्थान पर वहां क्या करेंगे कि जितना भी उपलब्ध होगा हमारे पास, जैसे पंखा बनाने के लिए कुछ धातु के मतलब मेटल्स, धातु का उपयोग होगा और उस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी विकसित करके और वहां पर क्या करेंगे? पवन चक्की बना देंगे, उससे हम जो बिजली प्राप्त करेंगे, इसी प्रकार से जो बिजली उत्पादन किया जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा उत्पादन कहेंगे। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन, कहने का मतलब हम आप लोगों के घरों के आसपास या गांव से जो है कुछ नदी या नहर गुजरती होगी, तो उस नदी या नहर को भी हम जल विद्युत ऊर्जा में उपयोग में ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है बाबू? सबसे पहले दोनों ओर मजबूत बांध बनाना पड़ता है और किसी जहां पर हम जल विद्युत संयंत्र लगाएंगे वहां पर जो है एक डैम बनाया जाता है, फाटक बनाया जाता है और एक ओर पानी को स्टॉक करके रखा जाता है और छोटा सा छिद्र किया जाता है। उस छिद्र की सहायता से, उस छिद्र से होते हुए जल जो है बहुत तीव्र धारा के साथ आगे नीचे की ओर गिरेगा और जिस स्थान पर गिरेगा उस स्थान पर टरबाइन पंखा लगा दिया जाएगा और इस प्रकार से हम उपलब्ध तकनीक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। हम अब आगे पॉइंट पर चलते हैं, संसाधनों का यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाता है। नियोजन का मतलब ये हुआ कि हम प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन है उस संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं कि बिना मतलब का। जैसे मान लीजिए जल एक प्राकृतिक संसाधन है और जल की कमी जो है लगभग आने वाले समय में बहुत आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको जल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि जल का बहुत ही अधिक दुरुपयोग करता है। कुछ व्यक्तियों को समझाते हैं, उस समय समझ जाता है, फिर
वही बात। तो इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम आप लोगों के समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक जो है इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो देखिए, संसाधन का नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि जिस संसाधन का हमको जितना ही उपयोग में आएगा उतना ही हम उपयोग करेंगे, बिना मतलब का हम उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वह संसाधन नियोजन का तरीका हो जाएगा। जैसे नल जल के द्वारा जो पानी हम आप लोगों के घर तक पहुंचता है, तो कहीं कहीं पर जो छोटा बच्चा जो नासमझ रहता है, उसको इतना ज्ञान नहीं रहता है, तो वो नल को खुला छोड़ देता है। अगर हम आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति देखते हैं तो उसको तुरंत जाकर के बंद करते हैं। तो इस प्रकार से तो वो हम आप लोगों का विवेक हुआ। हम आप लोग क्या करते हैं? उसको देख करके और उसको बंद कर देते हैं। उसका सदुपयोग करना जानते हैं, दुरुपयोग करना नहीं जानते हैं। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया है वो कैसे है। भारत में संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। मतलब कि हमारे देश में जो संसाधन है वह आखिर कौन सा संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है, इस चीज का ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा पानी को बहा रहा था, अब उस बच्चे के दिमाग में हम भर देंगे कि बाबू ऐसा नहीं करना है, ये जल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर यदि हम इसका बिना मतलब में का उपयोग करेंगे, इसको बर्बाद करेंगे इस जल को, तो आने वाले समय में, यानी आने वाले समय क्या, गर्मी मौसम में अधिकांश जगह जो है जल स्तर, भौम जल स्तर जो है नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो है पानी की कठिनाइयां होने लगती है। तो इस प्रकार से हम बच्चे को समझाएंगे कि जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से समझाते हुए बताएंगे, और वो बच्चा तब समझ जाएगा। और वह बच्चा जब समझ गया तो दूसरा बच्चा कोई अगर यदि करे तो उसको फटक से डांटेगा, कहेगा ए जल को बर्बाद नहीं करो। जैसे जैसे हम लोग उसको समझाते हैं, उसका टू कॉपी वो कर लेता है। चूंकि बच्चा में जो कैच करने की कैपेसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। वैसे तो बच्चा नटखट होता ही है। इसके बाद दूसरा है मानचित्र तैयार करना। अब जैसे मान लीजिए किसी जगह पर जो है मिट्टी के अंदर कोई संसाधन हमको प्राप्त हुआ, सर्च करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए हमने गया वहां पे, और सर्वेक्षण करने के पश्चात वो कितना किलोमीटर के दायरे में है उसको हम एक कॉपी पर क्या कर लेते हैं, एक नक्शा के थ्रू तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो नक्शा यानी कि मानचित्र तैयार करना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर आकलन करना। कहने का मतलब कि जो जिस स्थान पर हमने सर्वेक्षण करने के लिए गया, उस स्थान पर जो भी संसाधन उपलब्ध है, उस संसाधन में गुणवत्ता कितनी है और वो कितनी मात्रा में वहां पर उपस्थित है, ये हम जो है उसके बारे में ये मानचित्र की सहायता से हम तैयार कर लेंगे कि किस जगह पर है। उसके बाद हम चलेंगे तीसरा पॉइंट पर, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल उसके बाद संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना।
संसाधन नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के बीच समन्वय यानी संबंध स्थापित करना। उसके बाद संसाधनों का संरक्षण, जिसका हम कुछ देर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रकृति से जो भी संसाधन हम प्राप्त करते हैं वो प्रकृति में क्या है, सीमित मात्रा में उपस्थित रहता है। क्या सीमित मात्रा में उपस्थित रहता है, और उस संसाधनों का यदि हम विवेकपूर्ण उपयोग करना नहीं सीखेंगे तो आने वाले पीढ़ियों में को इस प्रकार के संसाधन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम कोयला की अगर बात करें तो कोयला का अगर यदि हम आवश्यकता से अधिक दोहन करेंगे तो भूमि के नीचे जो कोयला है वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखेंगे, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना मतलब नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग जो करेंगे उसे ही क्या कहा जाता है, संसाधन का संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो बच्चों यहां तक अगर यदि किसी भी बच्चे को मैं तो क्या, आप लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, आप लोग यहां तक समझ ही गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। क्योटो सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, क्या ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में, कहा, जापान के क्योटो में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन जिसमें 159 देशों ने जो है भाग लिया इस सम्मेलन में। ठीक है, कितने देशों ने, 159 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें 6 गैस, कितने गैस, 6 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, उसके बाद सल्फर हेक्साक्लोराइड, इन 6 गैसों को जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। ये जो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था दिसंबर 1997 ईस्वी में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग, तो मैं बता रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये क्या होता है कि दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, जब तीव्र प्रकाश निकलती है तो पृथ्वी भी गर्म हो जाता है, हमारा वायुमंडल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और सूर्यास्त होने के बाद भी यानी 12 बजे रात्रि में अगर बात करें तो 12 बजे रात्रि में ठंडा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है कि 12 बजे रात्रि में भी दिन में जितना तापमान है उतना ही तापमान रात्रि में भी, मध्य रात्रि में भी हो, तब इस प्रकार की जो समस्या होती है इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वायुमंडल में या तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो, या मीथेन की या नाइट्रस ऑक्साइड की, यानी कि इन 26 गैसों में से किसी एक गैस की मात्रा भी अगर यदि हल्की मात्रा में बढ़ी तो वो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, यानी कि
उष्मा, जो गर्मी जिसको हम कहते हैं, उष्मा जो है बस वायुमंडल के एक निश्चित परत पर से वो उसी में घुरियाते रहता है। कहने का मतलब ये जो CO2 है या कोई भी इन छबो गैस में से कोई भी गैस जो है वो उसको एक परत के रूप में बना देता है, उसको बाहर निकलने ही नहीं देता है। क्या बाहर नहीं निकल देता? किसको बाहर नहीं निकलने देता है? आपको नहीं, गैस को। कौन? उष्मा वाला जो गैस है, गर्मी जिसको कहते हो, वो उसको बाहर नहीं निकलने देता है, जिसकी वजह से वो टकरा करके पुनः पृथ्वी पर आती है और इस वायुमंडल को गर्म रखती है। तो इससे बचने के लिए जो है जापान में क्योटो नामक स्थान पर सम्मेलन किया गया। कितना ईस्वी में? 1997 ईस्वी में सम्मेलन हुआ, जिसमें 159 देश ने भाग लिया। और भाग लेने के बाद ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो जिम्मेदार हुआ ये 6 गैस, इन सभी 6 गैसों के उपयोग पर कटौती करना, जो मतलब कटौती करना चाहिए, इस पर जो है सहमति बनी। इसी को हम क्या कहेंगे? क्योटो सम्मेलन कहेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो दिसंबर 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो नामक स्थान पर। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया? 159 देशों ने भाग लिया। उसके बाद क्योटो सम्मेलन में जिस मतलब खतरा को के बारे में चर्चा की गई, वह कौन सा खतरा था? तो ग्लोबल वार्मिंग। क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत कितने गैसों को जिम्मेवार ठहराया? तो कौन, कितने गैसों को? तो 6 गैसों को। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपको चैप्टर एंड होने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, केवल और केवल लगातार इसको देखते रहिए। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। मैं आगे चलता हूं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। क्या? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता विश्व स्तर पर, कौन से स्तर पर? विश्व स्तर पर जो है संसाधनों का वितरण काफी क्या है? विषम है। किसी प्रदेश में संसाधन विशेष की अधिकता है तो दूसरे प्रदेश में इसकी कमी है। जबकि प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। विकास के नाम पर मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अनियोजित उपयोग किया है। क्या? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपना काम निकालने के लिए लोग क्या करते हैं? अविवेकपूर्ण और अनियोजित रूप से संसाधन का दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उभरने लगी है। साथ ही कई संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए भविष्य में सतत विकास के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ी में हम आप लोगों के जो बच्चे होंगे, वो आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो उसमें उसका विकास करने के लिए जो है हमें इस प्रकार के संसाधनों का संरक्षण करना क्या है? बहुत ही जरूरी है। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछ सकता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। मैं भूल जाता हूं स्क्रीनशॉट के लिए, तो आप लोग जो है जब मैं बगल होता हूं उस समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 13 जून 1992 ईस्वी को, यानी 1992 जिसको कहते हैं, रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब किया गया था? तो 3 से 14 जून 1992 को। कितना? 1992 को, जून 1992 को। कहा? रियो डी जेनेरो।
कहाँ, रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग कितने 178 कितने 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि पर समझौता किया गया। अब आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 3 से 14 जून कितना 1992 ईस्वी को, कितना 1992 ईस्वी को। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको ये याद रखना है रियो डी जेनेरो। कौन, रियो डी जेनेरो में। अच्छा ये बताइए, आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो प्रतिनिधि भाग लिए तो कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो कितना बोलना है आपको 178, कितना 178। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें किस चीज पर चर्चा की गई और समझौता हुआ था, तो क्या बोलना है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद वन संरक्षण, उसके बाद जैव विविधता, इन सबों पर जो है समझौता किया गया। उसके बाद विश्व पर्यावरण कोष, क्या, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही हुआ था। क्या, प्रथम पृथ्वी, आपसे क्वेश्चन यहां भी बन सकता है क्या कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किस पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी, तो आपको याद रखना है क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या याद रखना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। अब हम चलते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, कौन चीज, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। इसका आयोजन जो है 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को, कितना 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में, कहा, न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए जो है 5 वर्ष बाद, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसके ठीक 5 साल बाद, कितना 1997 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 92 है, यहाँ पर 97 है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद उस सम्मेलन में जो कुछ भी जिस चीज पर चर्चा हुई, समझौता हुई, उसका मूल्यांकन करने के लिए, रिवॉल्यूशन करने के लिए जो है 5 वर्ष के बाद जो सम्मेलन हुआ उसको हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और ये कब हुआ था 1997 को, कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, ठीक है, आयोजित किया गया। इसे ही हम क्या कहेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, +5 सम्मेलन। यहाँ पर +5 सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो जिस चीज पर समझौता हुआ था उस चीज का मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसलिए इसमें +5 सम्मेलन जो है इसका नाम दिया गया। तो हम कह सकते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन, क्या कह सकते हैं, +5 सम्मेलन। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को, कितना 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या जवाब देना है, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस उद्देश्य से किया गया था, आयोजन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था, तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जिस पर वार्तालाप हुई थी, बातचीत हुई थी, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो है 5 वर्ष बाद मूल्यांकन करने के लिए न्यूयॉर्क में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसलिए इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, कौन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997, 5 साल बाद। अब ये 10 साल के बाद हुआ,
कितना 10 साल के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 10 साल के बाद हुआ था। इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 10 वर्ष बाद, कब? 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 ईस्वी में इस पृथ्वी सम्मेलन के तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में यह आयोजित हुआ। इसमें जो है पर्यावरण संबंधी जो है 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। हालांकि आप 2002 भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन पूरा याद रख लेते हैं तो सोना में भी सुगंध हो जाएगा। तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तो किस उद्देश्य से? तो पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर, कितना? पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर जो है विश्व स्तर पर, कौन से स्तर पर? विश्व स्तर पर जो है सहमति के लिए तैयार करना था इस सम्मेलन में। लेकिन इस सम्मेलन का जो है कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग कितने प्रतिनिधि? 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया। विश्व के कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये चैप्टर एंड होता है। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग मस्त रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। हम अगले लेक्चर में फिर आने वाले हैं जिसमें एक अध्याय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ करवाया जाएगा। धन्यवाद।